गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा से ही हिंदी के क्लास में संचयन भाग 2 से पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम अपनी पिछली कक्षा में हरिहर काका के बारे में हम पढ़ रहे थे और जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो हमने अपना लास्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 और 9। तो चैप्टर नंबर 9 तक हम पढ़कर समझ गए हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 और 11। तो इस वीडियो के साथ साथ आप अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाइए, तो आपको समझने में आसानी होगी। आप एक ही बार समझ सकते हैं। अगर हम अपने से पढ़ेंगे तो यह पाठ बहुत ज़्यादा लंबी है, कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आपको पढ़ना भी मुश्किल होगी। तो इस वीडियो के साथ साथ अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाने से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम आधा पढ़े हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 और 11 पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ अपना पाठ्य पुस्तक भी आप देखते जाइए। ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। यानी कि हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा था कि हरिहर काका के भाई लोगों के साथ हरिहर काका को जब अपहरण कर लिया गया, ठाकुर बाड़ी के जो महान थे, डाकू के कहने पर उसे अपहरण कर गांव से अपहरण करके रात में उठाकर हरिहर काका को ले गए थे कि जो भी ज़मीन है, जायदाद है, उसको ठाकुर बाड़ी के नाम पर करवाना दूसरा आसान तरीका नहीं है, बल्कि उसका अपहरण करके उसको बंदी बना करके उसे हम विवश करेंगे अपना ज़मीन हमारे नाम करने के लिए। ऐसे ठाकुर बाड़ी के जो महान थे वे सोचे, इसलिए हरिहर काका को बंदी बनाकर ले गए। तो उसे खोजने के लिए, उसी की खोज में हरिहर काका के भाई लोगों के साथ ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महांत का काम है। वे सोचे यह काम जो है ज़रूर महांत का है। वे मैं दल और ठाकुर बाड़ी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महांत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्होंने यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में हैं। अब क्या सोचना। वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों में फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। वह गिर गया। उनके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बच्चे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महांत और उनके कुछ जन विश्वासी साधु साधे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महांत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महांत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महांत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महांत अब इन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महांत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महांत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर
पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महान जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, सब उससे उभरने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक ओर ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस के जीप के साथ ठाकुर बारी आ पहुंचे। जीप से दोनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस चार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुर बारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बारी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाला, सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचेंगे तो ठाकुर बारी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुर बारी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रहकर ठाकुर बारी के फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्धा साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्धा साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महान पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की बयान देखकर पुलिस महटिया जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुर बारी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्धा साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में नहीं मिला। ठाकुर बारी काका के भाई चिंतित, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहा भाग गए। अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वह आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था।
पुलिस और ठाकुर बारी काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्धा साधु से की गई तो उसने साफ इनकार किया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच रही थी कि इसे इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे से दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस का जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले, उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महान पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव दो बांध ही दिए गए थे। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लटकते हुए दरवाजे तक आ गए थे और पैर से दरवाजे का धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महान पुजारी और साधुओं की काली करतूती को पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हथियारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज करवाए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बारी के महान और पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक आप अच्छी तरह से फिर से रीडिंग कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, तो आपको ज़रूर यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।